हेलो माय डियर बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। अच्छा सर, गाउस का नियम तो हम पहले ही पढ़ रहे थे। बच्चों गाउस के नियम की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या निकाला था, गाउस के नियम का यूज करते हुए किसी एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या निकालना सीखा हमने। वायर, सिलेंडर, इन सभी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा बाय यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ का भी यूज किया और हमने फ्लक्स का यूज किया और उस दोनों की हेल्प से, उन दोनों की मर्जिंग हेल्प से हमने क्या निकालना सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। किसका? वायर का, या फिर से हमने बाद में सिलेंडर का भी निकाला था। अब वायर हो गया। अब वायर को मैं क्या करता हूँ बच्चों, बहुत सारे वायर मिला मिला के क्या करता हूँ, प्लेन शीट बना लेता हूँ। एक मेटल की क्या बना लेता हूँ, एक प्लेन शीट बना लेता हूँ। बहुत बना लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, एक मेटल की इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी और नन्ही सी शीट बना ली। ठीक है। अब बच्चों इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस प्लेन शीट पर जो चार्ज है वो मान लो ऐसे है प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बता यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बच्चों इस पर क्या है, एक लाइन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या पूरे एरिया पर है? पूरे एरिया पर। अच्छा ये सब शीट तो ऐसी होती है, आपने ऐसी क्यों बनाई भाई? ये शीट ऐसे रखी हुई है, ये शीट जो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। अब मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर डायग्राम तो ऐसे ही बनाता हूं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है। अब ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है किसके अलोंग द एरिया। तो अगर यहां पे लिखूं ऑन द मेटल प्लेट चार्ज, वैसे तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द होल एरिया, अलोंग दी एरिया, ऐसे लिख देते हैं, अलोंग दी एरिया। किसकी वजह से? अलोंग दी एरिया। तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी यूज होगी, यहां पर जो चार्ज डेंसिटी आप इस्तेमाल करने जा रहे हो वो क्या है? सिग्मा। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी यूज करोगे, कौन सी यूज करोगे? एरियल सुपर सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसे बोलते हो सिग्मा। अब बच्चों ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का शीट है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ। अच्छा इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग क्या है? बहुत दूर और नीचे भी बहुत दूर। मतलब ऊपर तो चली जाए अंतरिक्ष में और नीचे चली जाए पाताल लोक में चली जाए। ऐसी शीट तो हमने देखी नहीं। इनफाइनाइट लेंथ की शीट का मतलब ये है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ की शीट का मतलब ये है कि जहां अगर इसकी जो यहां पर कोई पॉइंट रखोगे आप, तो इस पॉइंट मतलब इस ऑब्जेक्ट के बारे, इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी शीट है। कैसे सर? देखो सुनना। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर इस बोर्ड पर छोटी सी चीटी लाके रख देता हूं। क्या रख देता हूं? चीटी, आंट। ओह माय गॉड, किसकी आंट सर? आंट नहीं, ये वाली आंट, चीटी। अब ये चीटी लाके रखूंगा तो इस चीटी को क्या दिखाई देगा? ये सब तरफ बोर्ड ही बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। यानी इसको क्या लगेगा, मेरी दुनिया कहाँ है? एक व्हाइट बोर्ड पर है। मेरी दुनिया कहाँ है? एक व्हाइट बोर्ड पर है। इधर देखेगी तो व्हाइट बोर्ड, इधर देखेगी तो व्हाइट बोर्ड, ऊपर देखेगी तो व्हाइट बोर्ड, नीचे देखेगी तो व्हाइट बोर्ड, इधर तिरछा देखेगी तो व्हाइट बोर्ड, इधर देखेगी तो व्हाइट बोर्ड। इसको सब तरफ क्या दिखाई देगा? व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। इसका मतलब इसके सब तरफ ये जो अभी क्या बोलेगी कि जिस शीट पर मैं खड़ी हुई हूं, जिस प्लेट पर मुझे रखा गया है, ये क्या है? इनफाइनाइट लंबी है। मतलब जहां देखो वहां व्हाइट ही व्हाइट नजर आ रहा है, कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली में ये इनफाइनाइट लेंथ ही है? बोर्ड तो आप देख सकते हो, ये इतना क्या ये इनफाइनाइट लंबा है? नहीं। तो इनफाइनाइट का मीनिंग है कि किसी जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो उसकी डायमेंशंस के कंपैरिजन में ये शीट क्या है? बहुत बड़ी है। उसकी डायमेंशंस के कंपैरिजन में शीट बहुत बड़ी, ये होता है इनफाइनाइट का मीनिंग। ऐसा नहीं कि ऊपर चले गए तो स्पेस में चली गई, नीचे चली गई तो लेंथ पाताल में चली गई। ऐसा नहीं, पाताल में नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, पाताल लोक सीरीज देख ली आपने? हाँ सर देख ली, बहुत बढ़िया। अच्छा
मैंने नहीं देखी है तो मुझे बता देना। अब ये हो गया इनफाइनाइट नंबर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, इस चार्ज की, इस प्लेट की वजह से किसी पॉइंट, इस प्लेट की वजह से किसी पॉइंट x पर आपको क्या निकालना है। मान लो यहां से यहां पर x माने r मान लेते, चलो r r r r r r r, ये इसके सेंटर पॉइंट O से, इस प्लेट पर स्थित इसके सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट, r डिस्टेंस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपके शीट सामने है आपके। तो बच्चों वेरी वेलकम, और आई एम राहुल विश्वकर्मा, और हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। अब बच्चों होगा क्या यहाँ पे, आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक चार्ज शीट पढ़ेंगे एंड देन वी गो फॉर लास्ट टॉपिक अपना स्पेयर। तो आज के लेक्चर में हम स्पेयर भी सोल्व करेंगे और आज के लेक्चर में हम शीट भी सोल्व करेंगे। दोनों ही लेक्चर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चार्ज शीट बोर्ड में भी डिराइव पूछा जा सकता है और इसका यूज हम कैपेसिटर में भी करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यूज हो जाता है। और रही बात स्पेयर्स की, तो स्पेयर में डायरेक्टली डेरिवेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों चीजों को सोल्व करने वाले हैं। पहले करते हैं चार्ज शीट की बात। सोचो इस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होगी, देखो सोचो। अब जो मैं क्या करता हूं, इसके इस P पॉइंट के अलोंग इस चादर, इस जो मेटल की शीट है, इस मेटल की शीट के लिए गॉसियन सरफेस। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो मुझे गॉसियन सरफेस का सबसे बेसिक रूल क्या है कि सर वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस का सबसे बेसिक रूल क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो अगर इधर R आनी है तो इधर भी कितना आएगी, R। चलो अगर इस प्लेट को ऐसे रखा हुआ है, R डिस्टेंस इधर है तो R डिस्टेंस इधर होगी, तभी जाके सिमेट्री बनेगी ना यार। तो मान लो ये कहां आ गया, R डिस्टेंस। ये पॉइंट आपको गिवन नहीं है, बस आप गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसे एज्यूम कर, ठीक है। हो गया। मैंने इसको सेंटर मानते हुए एक सिलेंडर बनाया, इसको सेंटर मानते हुए एक सिलेंडर बना देते हैं। छोटा सा बना देते हैं सिलेंडर, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। क्या कर रहे हैं, इसको इस P पॉइंट को सेंटर मानते हैं। अब देखो इसकी यहां से यहां सिलेंडर की O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस और O पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस लगभग क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि आप सिमेट्रिक सरफेस ले रहे हो। तो गॉसियन सरफेस जितनी प्लेन के इस तरफ होगी, जितनी ही उतनी ही शीट के उस तरफ भी होगी। नहीं समझ में आया, एक मिनट लेके आता हूं मैं शीट। ये रही सब शीट। अब ये क्या है, मेटल की शीट है। अब जितना गॉसियन सरफेस इसके इधर निकली है उतना ही गॉसियन सरफेस इसके इधर निकलेगी, तभी तो सिमेट्रिक होगा ना। तो ये क्या है, सिलेंडर है। ये दोनों क्या है, सिलेंडर है। तो ये दोनों सिलेंडर कुछ इस तरीके से निकले, तो क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल है सर। जितना इधर निकल रहा है उतना ही इधर निकल रहा है, तो क्या है, ये आपस में सिमेट्रिक है। ये आपस में क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले एज्यूम किया हमने गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस एज्यूम की, बच्चों गॉसियन सरफेस आपको याद करनी ही पड़ेगी। सबसे बड़े बता देता हूँ कि याद करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा टीचर की हेल्प लोगे, ऑटोमेटिकली गॉसियन सरफेस आपको लेना आ जाएगा। बट फिलहाल आपको याद ही करना है। गॉसियन सरफेस क्या लिया हमने, एक सिलेंडर लिया। क्या लिया, सिलेंडर। अब गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q चार्ज है। इस शीट पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। और फाई की वैल्यू आप ऐसे भी लिखते हो, E इंटू डी है ना, E इंटू डी। अब सुनो, आपने सिलेंडर सोल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में, आपको अच्छे से पता है कि फ्लक्स कहां कहां से निकल सकता है, 3 सरफेसेस से। एक सरफेस ये होगी जहां से फ्लक्स निकले, इसको बोल दिया 1, याद है, हाँ, आ गया। एक सरफेस ये होगी जिससे निकलेगा फ्लक्स 2,
याद है, एक सरफेस ये होगी, सरफेस सिलेंडर की सरफेस, ऊपर वाली सरफेस होगी ना, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और ये पूरा सरफेस एरिया। तो 3 सरफेसेस से फ्लक्स निकलेगा, तो कुल निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3। ये सारा काम हम कर चुके हैं। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, दूर की तरफ, प्लस है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इस गॉसियन सरफेस से भी निकलने वाला फ्लक्स कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। भाई प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर होगी। इसी तरीके से इधर आओ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। इसका एरिया किधर होगा, इधर होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डी ए वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर ऐसा। इधर भी क्या होगा, डी ए वेक्टर ऐसा होगा। ये मेरा जगह कम कर दी थी, डी में नहीं है। यहां कैसा होगा, देखो गॉसियन सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, बाहर की तरफ। अच्छा, डी ए वेक्टर क्या होगा, ये सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ये सारी चीज हम कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, हो गया केस। तो अब है ना, याद है वहां पर क्या हुआ था, φ1 और φ2 सिलेंडर पहले कैसे रखा हुआ था, अभी हॉरिजॉन्टल रखा है, और प्रीवियस लेक्चर में सिलेंडर हमने कैसे रखा था, वर्टिकल रखा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लक्स तो जीरो हुआ, और ये जो सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है उसे हमने कंसीडर किया। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, बाकी φ1 और φ2 यानी क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला फ्लक्स हम कंसीडर करेंगे। नेट फाई कुल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 + φ2 + φ3। ठीक है, सो फाई नेट इज इक्वल टू, φ1 की जगह रखो E dA cos, वापस लिखूं क्या, E dA cos 0 प्लस E dA cos 0, φ2 भी क्या हुआ, E dA cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, इसलिए दोनों में एंगल कितना है, 0 0। φ3 की बात करो, E dA cos 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। तो cos 90 तो 0, तो ये पूरी टर्म 0, cos 0 1 होता है, इसलिए दोनों का सम हो जाएगा। तो डायरेक्टली फाइनाइट लिख देता हूं, 2 × E dA। अब ये कैसे आया, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है, 2 × E dA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेता हूं, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, ये टर्म आ गई। 2 पहले से बाहर है, थे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, और आ गया क्या, dA। ये d क्या है बच्चों, ये dA क्या है, ये dA ये dA है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये dA क्या है, वो एरिया जहां से आपका क्या निकल रहा है, जहां से आपका फ्लक्स निकल रहा है। अब फ्लक्स इस वाले एरिया से निकल रहा है, इस वाले से एरिया से निकल रहा है। फ्लक्स कहां से निकल रहा है, इस वाले एरिया से निकल रहा है और इस वाले एरिया से निकल रहा है। सुनो, अब बेसिकली फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के लिए कहां से निकल रहा है बच्चों, यहां से, सरफेस से। चार्ज कहां है, इस सेंटर पर है। चार्ज कहां है, गॉसियन सरफेस के इस सेंटर पे। क्या यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, नहीं है, नहीं समझ में आया, देख ऐसा रखा हुआ है। अब ये आपका गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस, ये दूसरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब चार्ज कहां है, इस गॉसियन सरफेस पर चार्ज कहां है, क्या यहाँ इस सरफेस पर चार्ज नहीं है, ये तो आपने बनाई है, क्या इस सरफेस पर चार्ज नहीं है, चार्ज कहां है, बस इस प्लेट पर। चार्ज कहां है, इस प्लेट पर, यानी कि इस वाले एरिया में। ये तो आपने बनाया है इसलिए लग रहा है, बाकी कहां है, इस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि ये वाला गॉसियन सरफेस इस प्लेन से जहां टच हो रहा है, ये वाला गॉसियन सरफेस इस प्लेट से जहां पे टच हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर उस एरिया पे आपके चार्ज है, उस ही एरिया पे चार्ज है, यानी कि यहां पे चार्ज है। मान लो कि इससे निकलने वाला फ्लक्स ये है, ठीक है, तो हम जो एरिया कंसीडर करेंगे वो ये एरिया कंसीडर करेंगे, यानी कि इतना सा एरिया। ठीक है, अब जो इसका, अब ये तो इनफाइनाइट लंबी है, इनफाइनाइट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कहां से मतलब है, जहां से मेरी गॉसियन सरफेस है, जहां से मेरी गॉसियन सरफेस है। मान लो इसका एरिया है कैपिटल है, इसका एरिया है कैपिटल है,
सर हमें एरिया की वैल्यू निकालना सिखाओ। एरिया की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाके ये क्या होने वाला है, कट होने वाला है। इसलिए मेरे को डी ए की जगह क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट ही ए लिख देता हूं। सो इसको ऐसे लिख देते हैं, फाई नेट इज इक्वल टू 2e, और आपको अच्छे से पता है कि सभी का जो पूरा जो सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल है, तो मान लो कैपिटल है। ठीक है सर, यहां तो हम उसका सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला लगाते थे, आपने तो यहां लगाया नहीं, डायरेक्ट ए लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में कटने वाला है इसलिए। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। अब बात करते हैं फाइनाइट की। तो फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वीडियो आ गई। अब क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो भैया खड़ाखट बोलो। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ये लिखते हो, बिल्कुल ये लिखते हैं। चार्ज की वैल्यू यहां से आ गई सिग्मा इंटू ए। चार्ज की वैल्यू क्या आई, सिग्मा इंटू ए। चार्ज की वैल्यू लिख दो, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया, इस क्यू की जगह क्या रख दिया, ये क्यू है बच्चे, इस क्यू की जगह क्या रख दिया, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, सिग्मा इंटू ए। अब एरिया से एरिया कट, सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला आपको, सिग्मा अपॉन ये 2 को इधर भेज दिया, 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब समझे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। यानी कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे आर यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, कहीं पे भी लो, इस पर डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन करो, यहां तक ये डेरिवेशन करो। कहीं पर आपको डायरेक्टली पूछेगा वो, मान लो डिस्टेंस भी दे दी, वो बोला कि इस डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेन चार्ज शीट इस्तेमाल कर रहे हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इसे कॉपी करो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको डिस्टेंस के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो गया बच्चों, तो चलो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं। सिग्मा अपॉन क्या है भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोलो बोलो बोलो, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या आया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज पॉइंट, सॉरी प्लेन चार्ज शीट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2। इससे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, सुनना। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए है, मतलब हर कोई करवाता है, इसलिए करवाता है क्योंकि ये सारा कंसेप्ट अपन कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, कैपेसिटर में। सेम कंसेप्ट क्या करने वाले हैं, कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, कैपेसिटर में। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी आप देख लेना। ये दो सेम प्लेट है, ठीक है, सेम डायमेंशन की है, मतलब इनकी लेंथ, हाइट वगैरह, लेंथ, विड्थ, मतलब कुल मिला के इनका एरिया क्या है, बराबर है, और सेम तरीके से ये रखी हुई है। ठीक है, मान लो इस पर है चार्ज प्लस, इस पर कितना चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज प्लस, सुनना बात को, यूनिफॉर्म चार्ज प्लस इस पर है। इस पर कितना चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज माइनस, इस पर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन तीनों के बीच में एक पॉइंट ए है, इधर एक पॉइंट बी है, और इधर एक पॉइंट सी है। बच्चों ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा आर्टिफिशियल बनाया, बाकी ये सब क्या है, एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस है, सी ए बी सब एक ही लाइन में पॉइंट्स हैं, और ये दोनों प्लेट्स भी क्या है, आपस में
सेम लाइंस में रखी हुई, सेम तरीके से रखी हुई है, डिफरेंस बस प्लस माइनस का है। आपको क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए बी और सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सोल्व करना, दिमाग लगा। हो गया, चलो अब सुनो। अच्छा, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपनी तरफ। माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लाएगा। तो मान लो यहां पर इसको प्लेट नंबर दे देता हूं मैं 2, इसको प्लेट नंबर दे देता हूं 1। ठीक है, अब सही है। इसकी वजह से यानी माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2, किस तरफ होगा, अपनी तरफ होगा। इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, इधर होगा। सो E1 और E2 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है भाई। E2 माइनस है, माइनस वाला जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने ये एरो इधर बना दिया। प्लस वाला जो है, प्लस वाली जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर लेके जाएगा, तो मैंने इसको इधर बना दिया। सेम केस सी पे आओ, प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दूर होगा, यानी कि इस तरफ होगा। और माइनस वाले, इस वाली प्लेट की वजह से इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, प्लस वाले की वजह से इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बिल्कुल बाहर। ये लो E1। ठीक, माइनस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे। अब 8C, 8 पॉइंट ए की बात करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का सम कर दो, E1 प्लस E2। अच्छा, बी पे बात करो, बी पे बताओ। सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस कर दो, E1 माइनस E2। अच्छा, सी पे बताओ। सर सी पर भी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे, E1 माइनस E2। ठीक है, अब देखो E1 बराबर है E2 के, कैसे पता, अरे भाई दोनों की चार्ज डेंसिटी भी सेम है, दोनों की डायमेंशंस भी सेम है, तो इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम होगा। तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम। अब डायरेक्शन तो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो दैट इज आल्सो 0, दैट इज आल्सो 0। इसकी बात करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही सेम वापस आप किस में कैलकुलेट करने वाले हो, कैपेसिटर में कैलकुलेट करने वाले हो। कॉपी करो इस एग्जांपल को, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेयर्स के लिए। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर। तो जो स्पेयर वाला केस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, रीजन ये है कि इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्टली बोर्ड में भी जो है डेरिवेशन पूछे जाते हैं, या डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो मुझे आपको होलो स्पेयर समझाने की कोई जरूरत नहीं। रीजन इसका ये है क्योंकि स्पेयर वाले केस हम कहां पढ़ चुके हैं, सिलेंडर में। जो काम सिलेंडर में किया सेम काम हम स्पेयर में करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि सिलेंडर को समझ लो, काम कहां आएगा, स्पेयर। तो अगर बच्चों सिलेंडर कितने तरीके से, दो, होलो एंड सॉलिड। कितने तरीके के, होलो एंड सॉलिड। उसी तरीके से स्पेयर भी कितने हैं, दो, होलो एंड सॉलिड। अच्छा बच्चों, होलो स्पेयर को आप शेल्स भी बोलते, पता है ना, शेल्स। ठीक है, तो स्पेरिकल शेल्स बोलो या होलो स्पेयर बोलो, बात एक ही। अब होलो स्पेयर वापस सर हमने वहां कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पढ़ा, सेम केस यहां भी है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग।
अब अगर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे जो हो, आपको अच्छे से पता है कि होलो स्फीयर पर हमेशा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, चाहे आपकी कंडक्टिंग लो या नॉन कंडक्टिंग लो, दैट्स नॉट अफेक्ट। तो चार्ज कहाँ होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। अगर सरफेस पर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी भैया। मान लो इस पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू चार्ज है, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने कहा इसके सेंटर से, इसका सेंटर है, मान लो इसकी रेडियस है, ये जो स्फीयर लिया आपने, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। मान लो मैंने आपको कहा कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित, स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट पी है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस स्फीयर की वजह से। क्या करोगे सर, सबसे पहले तो मेरा काम है गॉसियन सरफेस बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, इस आर डिस्टेंस को लेके एक प्यारी सी नन्ही सी आई, एक परी नहीं आई, इसको मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस बना लूंगा। ये लो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है बच्चों। मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मेरा ऐसा बना है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि स्फीयर है तो एक सिमेट्रिक सरफेस है। तो सबसे पहली बात करूं गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस की बात करूं तो गॉसियन सरफेस क्या लिया मैंने, इसमें सिलेंडर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट होगा। इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट होगा। फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच्चों ये वाला पॉइंट कहां है, आउटवर्ड है, ये वाला पॉइंट कहां है, आउटवर्ड है। तो सबसे पहला केस जो मैं लेता हूं वो लेता हूं आउटसाइड टू द स्फीयर, आउटसाइड टू स्फीयर, यानी कि स्फीयर के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्फीयर के, ये तो स्फीयर गिवन स्फीयर, और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्फीयर की रेडियस से काफी ज्यादा, स्फीयर की रेडियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे आउटसाइड टू द स्फीयर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो सर, इसके बाहर जो है मैंने एक गॉसियन सरफेस बना ली, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स बोलो, फाई नेट इज इक्वल टू सम कास क्यू अपॉन क्यू को समान आके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, बिल्कुल यही होगा सब। फाई फ्लक्स जो है वो ऐसे भी दिया जाता है, E इंटू डी है, E इंटू डी है, इंटू डी है। अब बच्चों ये क्या है, प्लस है, प्लस है तो यहां से निकलने वाला नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। यहां पे लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इस पर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, रेडियली आउटवर्ड, इस पेड़ से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देख लो हर जगह किसी भी पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। किसी भी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इस पेड़ से बाहर निकल रहा है, ये देखो किसी भी पॉइंट पे देख लो। अब मान लो अगर इस पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करें तो इस स्फीयर पर इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इस पर जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यहां पे देखो, यहां पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 लिख लो, तो फाइनली क्या लिखेंगे अपन, फाई नेट इज इक्वल टू E dA और इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको बाहर निकाल दो, तो फाइनली क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, एरिया इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इस स्फीयर का एरिया, ये क्या है, इस गॉसियन स्फीयर का एरिया। तो ये वाला एरिया किसका है, इस गॉसियन स्फीयर का। ये जो एरिया है डी है, ये क्या है, जो एरिया है डी है, ये क्या है, गॉसियन स्फीयर का एरिया।
गॉसियन स्पेयर जो आपने एज्यूम किया है ना उसका एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए स्पेयर का एरिया का फॉर्मूला 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है स्पेयर की रेडियस। अब यहाँ पे लोचा है रेडियस ये लू या स्मॉल आर लू, रेडियस कौन सी लू कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो सर आपने तो सरफेस कौन सी मानी है गॉसियन सरफेस, तो इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो यहाँ पर कौन सी रेडियस आएगी स्मॉल आर। ठीक है रख दो। ई एरिया की जगह क्या रखोगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे गॉसियन बड़े वाले स्फीयर का ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका मुझे एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है अब बच्चों देखना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, क्या होता है के। सो इसको क्या लिख दिया मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई इसको 1 यहाँ पे 1 इंटू क्यू लिख दूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो के लिख दिया आर स्क्वायर इज। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी कि किसी भी होलो स्फीयर के कारण स्फीयर के बाहर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। बाहर कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, यानी कि ये बाहर की जो स्मॉल आर डिस्टेंस यानी बाहर किसकी तरह बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। भाई अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलूं क्या आएगा यही आएगा। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलूं तो क्या आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मान लो ये स्मॉल आर डिस्टेंस काफी बड़ी है, स्मॉल आर डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो ये स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो वही फॉर्मूला हो गया। अच्छा मुझे इसको और थोड़ी सी एडिटिंग और कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह थोड़ा सा और एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। भाई चार्ज डेंसिटी का यूज तो नहीं किया ना मैंने, मैं क्या करता हूँ इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे तुम ना बताओ। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इंटू एरिया। क्यू को क्या लिखा जा सकता है ये फ्रॉम चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम चार्ज डेंसिटी क्या लिखा जा सकता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। अब ये जो क्यू चार्ज है ये कहां पर है, ये जो क्यू चार्ज है ये इस स्फीयर पर है, अंदर वाले स्फीयर पर। ये जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कहां है इस अंदर वाले स्फीयर पर है। तो जो आप एरिया कंसीडर करोगे ये वाला जो एरिया कंसीडर करोगे ये किसका करोगे अंदर वाले स्फीयर का, ये लोचा है। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि ये जो आप अब जो एरिया ले रहे हो वो किसका ले रहे हो अंदर वाले एरिया सर अंदर वाले स्फीयर का। भाई बाहर वाले स्फीयर का तो काम यहाँ खत्म हो गया, बाहर वाले स्फीयर का तो काम यहाँ खत्म हो गया। बाहर वाला स्फीयर क्या काम कर रहा था फ्लक्स निकालने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। तो जो चार्ज Q है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर वाले सरफेस पर है, सॉरी अंदर वाले स्फीयर पर है या बाहर वाले स्फीयर पर। जो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ है अंदर वाले स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या बाहर वाले स्फीयर है अंदर वाले पे है। तो जो एरिया लोगे तो वो एरिया किसका लोगे अंदर वाले स्फीयर का, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और दैट इज 4 पाई स्मॉल आर, ये डिफरेंस है। तो बच्चों यहां पर Q की जगह क्या रख सकता हूं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे और एडिटिंग करें E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q की जगह क्या रहेगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। कुछ नहीं रखा, बस मैंने Q की जगह क्या रख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है कि 4 पाई से 4 पाई खल्लास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। यहां क्या बच गया ओनली आर स्क्वायर, 4 पाई तो कट गया ना, तो क्या बच गया आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को नीचे लिखो आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या बच गया सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फॉर्म में लिखो,
आप चाहे इस फॉर्म में लिखो, आप चाहे इस फॉर्म में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, स्फीयर के बाहर किस पे डिपेंड करेगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो स्फीयर के बाहर चाहे जिस फॉर्म में लिखो, आंसर क्या आएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया आउटसाइड टू द स्फीयर। अब बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। हो गया, कॉपी कर लेना, मैं तो इसको मिटा के जालिम आदमी हूं सर, आप इसको मिटा के मैं तो लिख देता हूं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड टू स्फीयर। अगर अंदर की बात करें, किसकी बात करें, अंदर की बात करें, अंदर की बात करने के लिए मुझे वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब 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 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन सबको भी मिटाना पड़ेगा। तो यहां से सबको भी मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर अंदर की बात करूं, मान लो अब मुझे क्या बोला गया, मुझे ये बोला गया कि इस स्फीयर के थोड़ा सा, और इसको मैं वापस से एडिटिंग कर लेते, कपच। अब सर हमको दोबारा बनाना पड़ेगा, आपके तो बढ़िया है। ठीक है, मान लो मैं सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस ये है यहाँ पे, और स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब क्या करना है आपको, होलो स्फीयर के अंदर जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वापस से अरे सिलेंडर है, पिछले वाले क्वेश्चन में स्फीयर में सिलेंडर बोलता वापस क्या लिखा गया, सिलेंडर। अरे भाई स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस भी क्या बनेगी, स्फीयर बनेगी। ठीक है, स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस भी क्या बनेगी, स्फीयर ही बनेगी। अब अगर बाहर में स्फीयर बनाया तो अंदर भी जो गॉसियन सरफेस बना होगा वो क्या बनेगी, स्फीयर ही बनेगा। अब बच्चों इनसाइड द सरफेस की बात करूं तो स्मॉल r इज लेसर देन कैपिटल R, यानी कि अंदर वाले जो स्फीयर की रेडियस है वो बाहर वाले स्फीयर की रेडियस से कम है। वही चीज है, सारा काम वही है, ed है cos 0। ठीक है, हर एक स्फीयर पर क्या होगा, cos 0 होगा, तो फाइनली e into d सब कुछ काम वही है। अब बात करते हैं q की, तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पर भी एरिया उसका ही लोगे, अंदर वाले एरिया को 4πr² से सारा काम यहां तक सेम है। अब होगा क्या, अब बात करते हैं q की, तो क्या अंदर कोई चार्ज अवेलेबल है, सो इन होलो केस अंदर कोई चार्ज अवेलेबल इनसाइड द स्फीयर, नो चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेंडर में भी यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फाइनली इसको ऐसा लिख देते 4πr² इज इक्वल टू 0/0। तो फाइनली इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0, यानी कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं। अरे भाई चार्ज ही नहीं है स्फीयर के अंदर, चार्ज ही नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा बच्चों अगर सरफेस की बात करूं तो देखो अंदर 0, बाहर कितना k/r² है ना। अगर इस सरफेस की बात करो, तीसरा कोर केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्फीयर सरफेस, कहां बात करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। अच्छा सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा r² अपॉन स्मॉल r² एप्सिलॉन, यही था सिग्मा r² अपॉन स्मॉल r² एप्सिलॉन। अब इसमें क्या करो आप, ये फॉर्मूला, अब इसमें क्या करो, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल r थी, स्मॉल r का मीनिंग क्या, कि सेंटर से जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये कहां निकालना है, सरफेस पे यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह जब कैपिटल R रखोगे तो सिग्मा कैपिटल R² फॉर्मूला का यहाँ की जगह भी वापस आ गया, कैपिटल R² एप्सिलॉन, r² से r² कट, तो फाइनली आंसर आया आपका
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि अगर बात करें, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्फीयर के कारण जो है इसकी सरफेस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑब्वियसली बात है यार, सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, सरफेस पे। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, सिंपल सी बात। अगर है अंदर की बात, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर मैं बात करूं इसकी ग्राफ की, इसके कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर इसके ग्राफ की बात करूं बच्चों, तो ग्राफ कैसा होगा, अगर ग्राफ की बात करें इस पेयर के लिए, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा सर, कुछ ऐसा दिखाई देगा, टू पैच, ये रेडियस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये जीरो, जब डिस्टेंस जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। अब बात करते हैं स्पेयर की। अब अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो सुनो, जब डिस्टेंस अंदर की बात करें, बिल्कुल जब सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर पे था तो डिस्टेंस भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। अब धीरे 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 मैं डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी हूँ कहाँ पे, स्पेयर के अंदर ही हूँ, अभी भी कहाँ पे हूँ, स्पेयर के अंदर ही हूँ। तो स्पेयर के अंदर हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे ही मैंने कहाँ आया, सरफेस पे आया, कहाँ आया, सरफेस पे आया, मान लो यहाँ पे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, कहाँ आया, सरफेस। तो जैसे ही सरफेस पे आया, ये जीरो से बढ़ के क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो गया, जीरो से बढ़ के मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, जीरो से बढ़ के अचानक क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर वापस जैसे ही सरफेस से मैं आगे बढ़ा, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 डिक्रीज होने लग गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होने लग गया। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। पहले तो बिल्कुल जीरो, और जिसे ही r इज इक्वल टू कैपिटल R यानी सरफेस पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, एट सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, आउटसाइड टू द सरफेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, इनसाइड टू द सरफेस की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ, ग्राफ प्लॉट करो, खत्म करो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या है बच्चों, अब आपके सिलेबस में होलो तक ही है, सॉलिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। सॉलिड का डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल में भी चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस में, यानी कि वो भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, होलो की तरह, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में क्या होता है, चार्ज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी कैसी लोगे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चार्ज डेंसिटी कैसी लोगे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। ओके सर, अब जो चार्ज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू स्पेयर इज इक्वल टू, गॉसियन सरफेस क्या है, स्पेयर के लिए गॉसियन सरफेस स्पेयर है। अब मान लो मुझे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सारा केस सेम है, सेम केस है, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे वही 4πr² वगैरह वगैरह सब कुछ आपको पता ही है। अब ये चार्ज जो है, चार्ज यहाँ पर वैल्यू क्या रखेगा, रो इंटू वी, रो इंटू वी। अब जो v जो है वो वॉल्यूम किसका कंसीडर करोगे आप, अंदर वाले स्पेयर का। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम कंसीडर करूं तो कब होगा, जब यहाँ पर कोई चार्ज, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। चार्ज कहाँ है, अंदर वाले स्पेयर पे। चार्ज कहाँ है, अंदर वाले स्पेयर पे। तो अब मैं जो वॉल्यूम ले रहा हूं वो वॉल्यूम किसका लूंगा, अंदर वाले स्पेयर का। दैट मींस तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r²। वैल्यू पुट कर दी मैंने, सिंपल सा डेरिवेशन है।
अगर आपको यहाँ के क्यू की फॉर्म में निकालना तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी फॉर्म में आया, 1/r²। तो कोई भी केस लो, हमेशा जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, 1/r²। 1/r²। प्रॉब्लम आती है बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए इनसाइड द स्फीयर में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि सभी केसेस में इनसाइड, अब जितने भी केसेस पड़े उन सभी में क्या है, अंदर कोई चार्ज अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो कहां है, स्फीयर की सरफेस पे है, और अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सारा चार्ज कहां है, अंदर है, मतलब मोस्ट ऑफ द चार्ज इज अवेलेबल इनसाइड द स्फीयर, तो चार्ज कहां है, अंदर है। तो क्या यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, और वही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द चार्ज, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। अब अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करता तो अंदर जो है स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसको चेंज कर लेता हूं मैं, सर आप बड़े जालिम हो, आपको तो मिटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें तो मिटाना भी पड़ेगा। तो भाई अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, R इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो अगर अंदर बात करें तो अंदर अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत चार्ज, मतलब इस अंदर क्या है, चार्ज 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या किया, अंदर जो मान लो इस सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या किया, उस स्मॉल r डिस्टेंस को रेडियस मान के गॉसियन सरफेस कवर कर ली। उस गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फीयर होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r। सारा खेल वही है, फाइनाइट इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरीके से निकल रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सारा केस वही है यार, cos 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 E dA, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा E into dA को अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, सो 4 पाई है इसका। अब Q की बात करते हैं बच्चों, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। सो फ्रॉम चार्ज डेंसिटी, अगर मैं बात करूं तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो चार्ज की जगह क्या पुट कर सकता हूं, रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम। अब मुझे बताओ कि यहां पे वॉल्यूम कैसा लूं, कैपिटल आर वाला या स्मॉल आर वाला, यानी कि वॉल्यूम किसका कंसीडर करूं, अंदर वाले स्फीयर का या बाहर वाले स्फीयर का। चलिए तो लो चाहूंगा, यहां पे देखो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है, सरफेस से निकलने वाला चार्ज। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज कहां से निकल रहा है, इस सरफेस से भी निकल रहा है, इस सरफेस से भी निकल रहा है, पर हमें किससे काम है, अंदर वाली सरफेस। हम किसे कंसीडर कर रहे हैं अभी, अंदर वाली सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये जो Q चार्ज अवेलेबल है, ये Q चार्ज कहां अवेलेबल है, अंदर वाली सरफेस पे अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है ये चार्ज, अंदर वाली सरफेस पे। तो जो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे वो भी किसका करेंगे, अंदर वाली सरफेस का करेंगे। ये लो चाहे तो Q इज इक्वल टू 4/3 पाई r स्मॉल q, पाई स्मॉल r का क्यूब। क्यों, क्योंकि जो आपने v कंसीडर किया, ये v किसका कंसीडर किया है, गॉसियन सरफेस का। जो ये वॉल्यूम कंसीडर किया है, ये किसका किया है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कंसीडर किया है, ठीक है। तो दैट इज द वैल्यू, रखो फटाफट वैल्यू रखो, E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू की जगह क्या रख सकता है, रो इनटू दिस, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। सो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट। देखो कैसे क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर क्यूब कट। तो यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बच गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि आपने एक चीज देखी कि अंदर की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बाहर तो क्या था, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और अंदर क्या है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसको ये तो किसकी फॉर्म में निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अगर मैं कहूं कि मुझे किसकी फॉर्म में निकालना है, चार्ज की फॉर्म में, यानी कि KQ की फॉर्म में निकालो, कैसे निकालो, सिंपल, Q अपॉन दिस, क्या यूज कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ क्या है 4 पाई R स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी यार, ठीक है। यहाँ पे क्या करूं, अच्छा इस रो की वैल्यू पुट करते हैं, रो इज इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रो की वैल्यू पुट कर दो तो किसकी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, चार्ज की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा लो, अब कौन सा वॉल्यूम है बच्चों, ये जो रो है, ये जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो रो है, ये जो चार्ज डेंसिटी, ये किसकी है, अंदर वाले स्पेयर की है, बाहर वाले स्पेयर की, सर पूरे स्पेयर की है, ना तो ये अंदर की है ना ये बाहर की है, ये किसकी है, पूरे स्पेयर की है। ये जो चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू Q बाई V, ये किसकी है, अंदर या बाहर, पूरे बाहर वाले पूरे स्पेयर की चार्ज डेंसिटी है। तो जो वॉल्यूम लूंगा वो अंदर वाला लूंगा, बाहर वाला लूंगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसा लेना है, बाहर वाला, तो दैट इज Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू कहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और कटपिट करने के लिए यहां पुट कर देते हैं। इसी इक्वेशन को लिखता हूं वापस से, ठीक है। सो E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q की जगह लोचा 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 कुछ तो 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 लोचा, चलो यहां पुट कर देते हैं। ओके, यहां तो काम हो गया था। यहाँ पे इस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या पुट कर सकता है, Q अपॉन 4/3 पाई है, Q पुट करो, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, साइड में क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचा R, इस कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आंसर क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू Q R अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट, काटापीटी करके ये मिला। अब आपको अच्छे से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकता है, K, दैट इज K Q R अपॉन R क्यूब, K Q R अपॉन R क्यूब। चाहे जिस फॉर्म में निकाल, चाहे चार्ज की फॉर्म में निकाल तो ये वैल्यू पुट कर देना, चार्ज की फॉर्म में बात करें तो ये वैल्यू पुट कर देना, अगर K की वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट ऐसा पुट कर दे, सिंपल सी, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल। इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि अंदर जो चार्ज है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑब्वियसली बात इसको प्रूफ भी कहते हैं। अभी छोटा सा स्पेयर है, जैसे 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 स्पेयर बढ़ता जाएगा, यानी कि स्मॉल r बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ज्यादा चार्ज मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा चार्ज मिलता जाएगा, ज्यादा चार्ज मिलेगा यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप सरफेस पे आए, यहाँ मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि इस सरफेस से बाहर निकलते तो आप क्या हो जाओगे, आउटसाइड सरफेस, तो आउटसाइड तो क्या होता है, कम होता है, इसलिए। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये हो गया, यहां तक कॉपी हो गया। अगर ग्राफ की बात करते हैं, अब बात करते हैं ग्राफ की, तो बच्चों अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये ऐसा ग्राफ होगा और ये ऐसा ग्राफ होगा, ये रेडियस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब स्मॉल r कुछ टाइम के लिए, तो मान लो ये है कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है, ये 0 पॉइंट। अब जो क्या देखा आपने कि जैसे 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 मैं डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये कहाँ के केस में है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। अगर अंदर की बात करो तो ये जैसे ही कैपिटल R पे आया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया।
यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब जैसे यहाँ से बाहर जाने लगा तो आउटसाइड के केस में तो क्या है, ऐसा केस है, आउटसाइड में ऐसा केस है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ग्राफ हो गया सॉलिड के लिए, ये ग्राफ बना करो। तो बच्चों ये था आपका सॉलिड सारा काम। अब आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ तक आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, और अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहाँ अब थोड़ा बहुत हम उसके रिलेटेड कुछ आने वाले 1-2 लेक्चर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बोर्ड के हिसाब से तो आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो चुका है ये चैप्टर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्लास डिसमिस।